तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने प्रोडक्ट पूरा खत्म कर लिया था और मैंने क्वांटिटेटिव कैसे करना है उसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था, कैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोसीड करोगे ना। क्वेश्चन दिया था ना, बोलो, लिखो तो क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ 9.65 एम्पियर ऑफ करंट 9.65 ampere of current is passed if 9.65 ampere of current is passed for 1000 seconds 1000 seconds 9.65 ampere of current is passed for 1000 seconds. लिख लिया? in an aqueous solution of 0.5 molar 2 liter AgNO3 0.5 molar 2 liter silver nitrate. लिख लिया? देन फाइंड, सबसे पहला लिखो मास ऑफ सिल्वर। बेटा सिल्वर ही डिपॉजिट होगा ना, कहां पे डिपॉजिट होगा? ऑन कैथोड। वेरी गुड, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। दूसरा लिखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व। कहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा बेटा? एट एनोड। एनोड किस पे? एनटीपी पे बताना कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस है, गैस का वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। थर्ड लिखो थर्ड इज pH ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? यस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइज। हो गया बेटा? हो गया? चलो आओ देखते हैं, ध्यान से देखो। आ जाओ देखते हैं, बड़ा सिंपल है और यहीं से हम ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी सीखेंगे, इसको अच्छे से समझ लो। तो हमने वही इलेक्ट्रोड लिया था, कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप उसको प्लेटिनम का ही समझो, और फिर इधर से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या लिया था मैंने? सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस NO3 माइनस। और आपको मालूम है कि H2O से क्या आने वाला है? H प्लस एंड OH माइनस। तो यू नो दैट कि भाई OH माइनस NO3 माइनस में विच इज बेटर, तो ये यहाँ पे जाएगा और Ag प्लस यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैंने चार्ज कितना दिया था बेटा? तो I इंटू टी, आई कितना है? 9.65, टी कितना था? 1000। तो क्या आ गया ये? 9650 कूलम, राइट? 9650 कूलम आ गया। एम्पियर इंटू सेकेंड, ये कूलम होता है। तो 9650 कूलम। तो अब बताओ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो ये आता है क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q बाई 96500। बोलो कितना आ गया ये? वेरी नाइस, 96500 which we got as 0.1 mole.
अब 0.1 मोल है, तो क्या आप इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते हो कि भाई सिल्वर आयन से मुझे इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर मिला। अगर ये 0.1 मोल है तो डेफिनेटली ये भी 0.1 मोल ही मिला होगा, क्योंकि इनका रेशियो है वो ऐसे। क्लियर ना? अच्छा, दूसरा, अब मुझे ये तो हो गया पहला, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना होगा, इज इक्वल टू 0.1। तो मास कितना होगा बेटा, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, हाँ बिल्कुल एटॉमिक वेट से, तो 0.1 इंटू 108 ग्राम होता है। ये याद कर लो, सिल्वर का 108 होता है, एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए। ठीक है, कॉपर का 63.5 होता है, ये भी याद रख लेना। ये सब वैल्यूज दी नहीं रहती है एग्जाम में, पहले देता था, अब देता ही नहीं। कुछ कुछ जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनकी वैल्यूज याद रखो। और कई बार अगर लगे कि कुछ डेटा नहीं दिया है और मुझे आंसर अप्रोक्सीमेट करके निकालना है, तो फिर आप कोई भी एक वैल्यू ले लेना, सेंसिबल वैल्यू। जैसे मान लो आयरन से कॉपर के बीच में है तो डेफिनेटली 56 से ज्यादा एंड 63 से कम होगा, तो ऐसे सेंसिबली चूज करके निकाल लेना, अपना अप्रोक्सीमेट कर लेना, फिर उस केस में वो आंसर में गैप बहुत ज्यादा ज्यादा का होगा। तो अंडरस्टूड ना, कितना आ रहा है आंसर, 10.8 grams ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। ऑक्सीजन के मोल के लिए आपको फिर O2 का पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो बताओ, H2O याद आ रहा है आपको, कैसे, 2H2O हाफ O2, हाफ O2 देता है कि नहीं, पूरा पूरा O2 आता है, ये पूरा पूरा O2 आता है, 4H प्लस आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई अगर ये 4x है तो ये क्या है, x। कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 4। कैन आई से लाइक दिस ना, 4x इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और x ये है, तो इनमें 1:4 का रेशियो। समझ में आया? तो ये कितना आ गया बेटा, 0.1/4 मोल आ गया। क्लियर? अब मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको मालूम है तो क्या क्वेश्चन नहीं कर लोगे। अब आपको देखो क्या निकालने के लिए मैंने बोला था, वॉल्यूम। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4, ये रिलेशन होता है। नहीं याद है तो इसको लिख लेना। ठीक है, फॉर एनी आइडियल गैस इट इज लाइक दिस। तो बेटा वॉल्यूम एट एनटीपी क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू उसका मोल विच इज 0.1/4 इंटू 22.4। कितना आ रहा है ये, 0.56 लीटर। नोट कर लो जल्दी ना, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, चार्जेस दिए हो, ये दिए हो, वैसे दिए हो, तो है ना। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, पीएच निकालना है, वेरी नाइस। अच्छा, पहले कितने लोग ये बोलने की कोशिश करोगे, सर आपको क्रॉस चेक भी तो करना चाहिए। क्या क्रॉस चेक करना चाहिए कि 0.1 मोल डिपॉजिट है, क्या आपने 0.1 अंदर लिया था, या हो सकता है उससे कम ही लिया हो। ये तो क्रॉस चेक करना चाहिए ना। देखो अच्छे क्वेश्चन में ये डेफिनेटली क्रॉस चेक करना चाहिए, वो आपको फंसा सकता है। आपको इसका अमाउंट कम दे देगा, सच दैट की इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो है वो किसको लेके जाएगा, फिर H प्लस को, क्योंकि जब सिल्वर है ही नहीं तो H प्लस जाएगा ना फिर। अरे सपोज करो यार, ये कि हमने 0.1 हमने देखा कि आ रहा है मोल इसका, और पता चला जो Ag प्लस हमने सॉल्यूशन में लिया है वही 0.05 हो गया, वो तो यहाँ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके देख लोगे ना। तो टेकन सिल्वर नाइट्रेट से अगर सिल्वर डिपॉजिट सिर्फ 0.05 ही होगा, तो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने तो भेजा है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर जब Ag प्लस खत्म हो जाएगा तो मजबूरन H प्लस को लेकर के, तो आपका फिर उसी रेशियो में H प्लस डिपॉजिट होगा, और उसी डिपॉजिट क्या, वहां से हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। समझ गए? अच्छे क्वेश्चन होते तो ऐसे होते, लेकिन अभी आपको दिया ही हुआ है, मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विच इज कमिंग आउट टू बी 1 मोल। तो भाई 1 मोल में से सिर्फ इतना ही तो निकला। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए हमें टेंशन लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आती है बात, हम पीएच कैसे निकालें, यानी H प्लस आयन कैसे निकालें। तो बताओ, सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, H2O ब्रेक डाउन होकर के H प्लस OH माइनस में जाता, और सिल्वर नाइट्रेट तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरीके से Ag प्लस नाइट। हमने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जा रहा है, सिल्वर आयन चला गया। बोलो कितना मोल सिल्वर आयन गया बेटा, 0.1 मोल, क्योंकि उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसको मिले थे, है ना। अच्छा, और क्या, यहां से OH आयन भी चला गया। बोलो कितना OH आयन गया, वो हम निकाल सकते हैं, कहां से निकाल, ये रिलेशन था।
क्या निकाल सकते हैं कि नहीं? पूरा पूरा लिख करके बैलेंस कर लो, पूरा पूरा लिख करके बैलेंस कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, जितना आपका OH आयन यहां से रिप्लेस होगा उतना एक्सेस H प्लस आयन बच जाएगा फिर, बोलो। अरे जितना ये निकल गया उतने ही मोल ये बच जाएगा ना बेटा सॉल्यूशन में, तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल जाएगा मोल बाई वॉल्यूम करके। तो आप पहले इसका मोल निकालो, इसके मोल के लिए आपको जरूरी है कि आपका OH O2 से लिंक होकर के निकले, उसके लिए आप पूरा इक्वेशन लिखो। पूरा इक्वेशन क्या था? आपने देखा था कि H2O2 टाइम्स ब्रेक करके 2H प्लस प्लस 2OH आयन बनाता है, याद है? और ये जो 2OH माइनस है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H2O2 बना लेता है, यस और नो? और ये जो H2O2 ब्रेक डाउन करके हाफ O2 प्लस H2O बनता है। यहां तक क्लियर है? बोलो। तो अगर एक बात बताओ, अगर इसका हाफ मोल गायब हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना OH माइनस सॉल्यूशन में कंज्यूम हो रहा है? इसके हाफ मोल के लिए इसका 2 मोल, तो यानी कि मोल ऑफ OH माइनस ट्रेवलिंग is equal to 4 times of mole of oxygen evolved. Can I say like this? तुम चाहो तो इसको बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई 4 OH आयन हो जाएगा ना। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल ये चाहिए होगा ना। तो अब बताओ ऑक्सीजन का मोल कितना था, हमने निकाला था, कितना था निकाला था बताओ? 0.1 बाई 4, कितना आ गया? 0.1। यानी मोल ऑफ OH आयन सोल्यूशन में कितना आ गया? 0.1। तो ये बचा कितना? 0.1 मोल। कितने लीटर में? 2 लीटर में। तो OH आयन का कंसेंट्रेशन H प्लस का कितना आ जाएगा? 0.1 अपॉन 2, 0.05 मोल पर लीटर। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो गया। क्या HNO3 बन जाएगा तुम बोल रहे हो? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, HNO3 तो वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो पूरा ब्रोकन फॉर्म में ही रहेगा ना। H प्लस एंड NO3 माइनस में ही तो रहेगा। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड। आया? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि आप सोचो आप डायरेक्टली इसको नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको पूरा पूरा ना दिख रहा हो। फिर से एक बारी मैं समझाता हूँ कैसे कैसे हमें निकालना है, किसके बारे में? H प्लस आयन के बारे में। तो ध्यान से समझना, हमने पहले ये देखना है कि इस पूरे पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो हमने देखा इधर सिल्वर जा रहा है, इधर OH जा रहा है, और हमें क्लियरली मालूम है कि भाई जितना OH इधर चला जाएगा उतना वाटर को आगे आना ही पड़ेगा। अरे ये OH कहां से आ रहा है? वाटर से ही तो आ रहा है, और वाटर जब भी ब्रेक करेगा तो इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस देगा। अरे यार बोलो। तो अब ये जितना चला गया उतना तो एक्सेस बच जाएगा ना, उसके अलावा जो H प्लस OH देगा वो तो इक्वल होंगे, तो हमें तो एक्सेस से ही मतलब H प्लस आयन, तो वो कितना आया फिर? तो हमने देखा OH आयन जा कितना रहा है, वो कैसे मालूम चला? तो हमने वो रिएक्शन देखा, वाटर से OH, फिर वहां से और ऑक्सीजन एंड OH में रिलेशन देखते हैं कि इसके 2 मोल के लिए इसका हाफ आ रहा है, यानी इसके 1 मोल के लिए इसका 4 मोल आता है। इसलिए मैंने बोला कि OH माइनस का मोल 4 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ O2 होगा, और O2 हमने निकाला था, वो यहाँ रख दिया तो 0.1 ही आ। किसका? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया है? हाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना डायरेक्टली दिख नहीं रहा था वो चीज कि इलेक्ट्रॉन कैसे ये ले रहा है, इसलिए मैंने ये पूरा पूरा इक्वेशन बना के दिखा। आगे तो अभी मैं और शॉर्टकट बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्टकट, लेकिन उसके लिए एन फैक्टर का पेज आ जाएगा जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा तुम लोग को दर्द होगा, इसीलिए मैं एकदम ही बेसिक लेमन तरीके से समझा दिया कि कभी आपका क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, थोड़ा हो सकता है कोई जल्दी 1 मिनट में निकाल ले, आप 2 मिनट बाद निकालोगे बट आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन तो काफी टफ क्वेश्चन में से ना, यहाँ तक अब यार समझ लो पीएच पूछ लेगा अब यहाँ से, तो पीएच निकाल लोगे ना, माइनस लॉग H प्लस एन। ये टफेस्ट क्वेश्चन हो गए, इस लेवल तक जाना बहुत कम चांस है, गलत ना करो इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हेडिंग डालो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
वैसे कोई यूज नहीं है बेटा उसका अब स्पेसिफिक, जब आपको इलेक्ट्रॉन से मैंने सिखा, कोई यूज नहीं है। आप अभी भी इतने इक्विप्ड हो, इतनी चीज अगर आप समझ गए हो तो आप सब निकाल लोगे, लेकिन फैराडे लॉ की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी जो जानने के लिए बस लॉ समझ रहे हैं, वरना कोई यूज नहीं है। अब आप इक्वली इक्विप्ड हो। क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ? तो देखो इनका क्या कहना है कि जब कभी भी आप ध्यान से समझना, जब कभी भी बेटा आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो जैसे मान लो AgNO3 का ही करा रहे थे, तो सिल्वर आयन इधर जा रहा था और OH माइनस किधर जा रहा था, इधर की तरफ। इधर क्या निकल रहा था बेटा, O2 ना, और यहां क्या डिपॉजिट हो रहा था, मेटल, सिल्वर। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि भाई ये जितना इसका जो डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना आपने इधर चार्ज ट्रांसफर किया है, कितना इस साइड में चार्ज ट्रांसफर किया है, उसी पे ये डिपेंड करे। सिंपल सी बात है भाई। हमने भी तो वही चीज अब तक देख रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मोल है उसी से तो सिल्वर का मोल निकल रहा है। तो जितना ज्यादा मैं चार्ज भेजूंगा उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उतना मोल ये आएगा। तो कोई बहुत एडवांस रूल नहीं बताया उन्होंने, लेकिन वो बहुत पहले बता चुके हैं, जब इतना हम लोग डिटेल में नहीं देखते थे रिएक्शन। तो लिखो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained on various electrode during electrolysis। the amount मतलब मेनली मास लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। the mass of the various product, the mass of the mass of various product obtained on electrode, obtained on different electrode during electrolysis is directly proportional to, during electrolysis is directly proportional to, directly proportional to the amount of electricity passed। amount of electricity बेटा ब्रैकेट में लिख लेना। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, करंट को, आई को, आंसर है नहीं, क्यू को बोलते हैं, चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, करंट इज क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे दिमाग में क्या आता है, करंट ही आता है पहले, तो ये ऐसा नहीं है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लो क्यू, इलेक्ट्रिसिटी को आप चार्ज समझना। ठीक है बेटा, हो गया अमाउंट का। तो दैट इज मैथमेटिकली उन्होंने क्या बोला, मास इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, तो ये Z इंटू क्यू। यहां Z को क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? तो बोल सकते हो मास ऑफ द मास product obtained on specific electrode if the of electricity passed is, वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हुआ। कभी भी देखो ना, कोई टर्म ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करो, Z डिफाइन करो, तो आप कैसे बोलो कि ना उसको किसी न किसी एक फॉर्म से रिलेट कर दो। क्या रिलेट करोगे, Z को मास से रिलेट कर दो। वो कब रिलेट हो पाएगा, जब ये Q1 कर दो, तो ऐसे ही डिफाइन कर the mass of a compound obtained on the electrode when amount of electricity passed is 1 unit, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। आगे मैं डिराइव करवाऊंगा तो आपको Z की वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500, ये आता है Z की वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये जो कांस्टेंट था। हाँ बेटा, ई ईएमएफ नहीं है यहाँ पे, ई इज इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो जिन समझदार लोगों को मालूम है, इक्विवेलेंट वेट इज मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है,
तो मैंने आपको समझाया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड divided by the stoichiometric coefficient. Metric coefficient. ये n फैक्टर, stoichiometric coefficient ये n फैक्टर है। और इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं कई जगह पे कि बिना ये फॉर्मूला लगाए भी हम n फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो इंटरमोलिकुलर तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल देख लो, वही n फैक्टर हो जाता है। अब बैलेंस भी करोगे तो वो इतना ही आने वाला है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड यही है n फैक्टर। n फैक्टर इज डेराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसको हम पढ़ते कहाँ है, रेडॉक्स। इसीलिए आप लोग को 11th में समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं, यहाँ से डेराइव करके वहां ले जाते हैं। ठीक है, इसका फंडामेंटल यहाँ से। आओ चलो देखा जाए, करे बच्चों, क्वेश्चन करे। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ देखो कौन सा है, देखो सेकंड लॉ लिखो, क्या है भाई सेकंड लॉ। अब इसको समझ लेते हैं। तो इनका कहना है कि अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो रहे हैं और सभी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है उसको सेम कर दें, वो सेम करने का क्या तरीका है भाई, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दो। बोलो बच्चों, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे करंट सेम हो जाएगा। अब जब तक आप करा रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस तब तक के लिए सारी चीज सीरीज में कनेक्ट कर दो। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट M प्लस A माइनस, यहाँ N प्लस B माइनस कर दो। अब अगर मेटल मेटल की मैं बात करूं इधर इधर, ये कितना डिपॉजिट होगा, ये किसको कनेक्ट नहीं किया, अरे सॉल्व ब्रिज को लो। और क्या कनेक्ट करने की जरूरत है, वो तो समझो यार, तुम क्या बकवास, क्या चीज पोलराइजेशन, हाँ तो ऑफकोर्स यहाँ प्लस आ जाएगा यार, कैपेसिटर में तुम जानते हो यार, इसमें मुझे बताने की जरूरत। तो काइंड ऑफ वही तो है, और क्या है, मेटल प्लेट ही तो। क्या करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, ये क्या करते हो, यही तो ऐड करते हो ना। बस नहीं बाबा, तुम लेके मत जाओ मुझे फिजिक्स वाले वर्ल्ड में, मत लेके जाओ, यही करते हो ना तुम, प्लेट मेटल प्लेट लगा दिए, बैटरी लगा दिए, तो कैपेसिटर ही तो बन गया। अब अलग बात है कि सोल्यूशन में आयन से तो वो इसकी तरफ जा रहे हैं और रिएक्शन हो जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक में रिएक्शन करा देते हो क्या, उसमें तो बस हम पोलराइज करके छोड़ देते हैं कि बस एक, मत लेके जाओ यार प्लीज यार। ठीक हो गया, हो गया बच्चों। तो कहने का मतलब अगर आप आई अमाउंट ऑफ करंट टी टाइम के लिए पास करते हो दो अलग अलग सॉल्यूशन में, तो क्यू सेम हो गया। तो इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज सेम, तो इनमें जो मास डिपॉजिटेड होंगे, वो मास डिपॉजिटेड होंगे बेटा यहाँ एम, अरे इस पे यार +1 कर दे रहा हूँ, इस पे +2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो मास डिपॉजिटेड हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे m1 बाई m2 विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट का रेशियो, देयर इक्विवेलेंट वेट्स रेशियो। लिखो, if the same amount of electricity is passed, if the same amount of electricity is passed in different electrolytic solution, in different electrolytic solution, then the ratio of mass deposited, and the ratio of the mass deposited on various electrodes, on various electrodes, on various electrodes, क्या लिखा है देन, नहीं, ratio of the mass deposited on various will be equal to the ratio of their equivalent weight,
equivalent weight equal to the ratio of their equivalent weight. Equivalent weight. Got it? That is, वो आप लिख लो m1 by m2 is equal to e1 by e2. ठीक है बेटा, आ रहा है बात समझ में, है ना? चलो अब आ जाओ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, वहां से ये एन फैक्टर वगैरह वाली चीजें हम क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, करें, स्टार्ट करें, बोलो. देखो रिएक्शन से समझते हैं ना. अगर आपको हाफ रिएक्शन दिया हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. जैसे मान लो हाफ रिएक्शन दिया हो, या आप अगर किसी तरीके से बना पाओ, तो हमने क्या किया था, 2H2O O2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमने किया है. अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है इसका एन फैक्टर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं? तो 4 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो O2 का एन फैक्टर 4 हो जाएगा. आ रहा है बात समझ में? गॉट इट? ठीक है. मैं इसी रिएक्शन में H प्लस का एन फैक्टर पूछ लूं, सेम रिएक्शन में H प्लस का, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो 4 ही ट्रांसफर हो रहा है, बट उसका कोएफिशिएंट कितना है, तो उसका एन फैक्टर. मैं इसी रिएक्शन में वाटर, हालांकि हाफ रिएक्शन है तो इसलिए वाटर हो सकता है दूसरे वाले में भी निकल जाए, H प्लस दूसरे वाले में भी निकल जाए, इसलिए मैं हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं. अगर ये रिएक्शन है तब, वैसे कंप्लीट रिएक्शन ना दिया हो तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, O2 का तो चलेगा, बाकी सबके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिएक्शन में मान लो H प्लस कहीं और से भी आ रहा हो तो हमें वो सब देखना पड़ता है. ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो O2 का यहाँ 1 हो गया. अब अगर मान लो ऐसे ही बेटा मैं रिडक्शन का लिख लूं, बताओ, रिडक्शन का लिख लो, तो रिडक्शन का क्या था, H2O से क्या बनता था, H2, है ना? तो यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ क्या कर दिया, 2OH माइनस प्लस, यही था ना? अब देखो H2 यहाँ भी आ रहा है, H2 यहाँ पे आ रहा है, नेट करोगे तो अलग हो जाएगा ना. इसीलिए मैं बोल रहा था कि H2O और बाकी अदर स्पीशीज का यहाँ से मत देखो हाफ रिएक्शन, क्या मालूम वो कहीं और से भी आ रहे हो, तो नेट रिएक्शन से देख ले. बाकी जो किसी एक ही रिएक्शन, जैसे ऑक्सीजन यहाँ से नहीं निकल रहा है, वो यहीं से आ रहा है, तो वो आप यहाँ से भी निकालोगे तो आंसर करेक्ट आ जाएगा. आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे बेटा अगर मुझे H2 का निकालना हो, क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट है, ऊपर कहीं नहीं है, तो एन फैक्टर ऑफ H2 विल बी इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, समझ आया? गॉट इट? तो एन फैक्टर हाइड्रोजन का 2/1, समझ में आ गया? अच्छा, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा. तो सर 3 इलेक्ट्रॉन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. अरे बोलो यार, समझ में आ गया ना सारी चीजें? ओके. अगर बेटा क्लोराइड आयन डिपॉजिट हो रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ. तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. कितना क्लोरीन का, किसका बेटा, ये जरूर लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. एल्यूमिनियम, तो क्लोरीन का भाई, सॉरी 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 1 है ना नीचे, तो ये 2. क्लोराइड आयन का एन फैक्टर में पूछ लेता तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर 2 हुए, कोफिशिएंट 2 है तो 1. समझ गए एन फैक्टर कैसे निकालना है? तो भाई रिएक्शन लिख लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लो, और जिसका तुम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहे इसके लिए हो, इसके लिए, किसी के लिए हो, उस रिएक्शन के लिए सेम ही वैल्यू होगी. बदलेगा क्या, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस, उसी से डिवाइड करते जाओ, चलता चला जाएगा. आ रहा है क्या बात समझ में? हाँ, आ गया. तो एन फैक्टर, ये सब एग्जांपल्स लिखते जाओ. एन फैक्टर, चलो बच्चों, अगर मान लो मैं पूछूं कि कोई रिएक्शन है जिसमें K2Cr2O7 कहाँ जा रहा है, क्रोमियम प्लस 3 में, तो इसमें इसका एन फैक्टर बताओ.
इसमें इसका एन फैक्टर बताओ। तो लिखो पहले, बैलेंस तो करोगे, बिना बैलेंस के कैसे आंसर करोगे? आप रिएक्शन बैलेंस करो पहले। K2Cr2O7 में आप एक काम करो, पोटेशियम तो यूजलेस फेलो है ना, इधर उधर दोनों तरफ ही K प्लस ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको -2 करके अब देख, Cr2O7 -2 एन फैक्टर। तो जल्दी बताओ बेटा। बोलो। फाइंड द n फैक्टर एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। यहाँ K2 ही लिख लो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K2Cr2O7 कितना आ रहा है? n फैक्टर 14 आ रहा है। आओ चेक करते हैं, देखा जाए। तो आप देखो यहाँ पे बेटा डाइक्रोमेट था और इधर क्या है? क्रोमियम +3। तो सबसे पहला चीज क्या करना होता है, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो उसको बैलेंस करो। किसका चेंज हो रहा है? क्रोमियम यहाँ कितने में है? 6 स्टेट में। यहाँ कितने में हो गया? यहाँ कितना क्रोमियम है? 2। यहाँ कितना है? सबसे पहले आप उसको बैलेंस करो। कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है फिर? इलेक्ट्रॉन वाइज इसको बैलेंस करो। इसने 6 से ये 3 गया, तो इसको पर एटम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 3। कितने एटम है यहाँ पे? तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तब जाकर के यहाँ पर हो गया। तो पहले क्या करना था? बैलेंस। किसको बैलेंस करना है? बैलेंस द एटम। कौन सा? whose oxidation number is changing। ये पहला था। सेकंड क्या करना है? सेकंड, इलेक्ट्रॉन, ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। वही ना कर रहे हैं? यहाँ 6 था भाई, इधर 3 आ गया, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो यही बात हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? कितना लॉस या गेन हुआ वो देख। ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस लॉस और गेन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, मेनली वही देख। हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है? जिधर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। कितना ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है इधर? 7। तो यहाँ 7 वाटर ऐड करो। यहाँ 7 वाटर ऐड किया तो इधर कितना? 14H+ ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के 14 करेंगे। देखो ये बैलेंस हो गया। इधर चार्ज देखो ना, टोटल कितना है? 14 - 6 कितना हुआ? 8। 8 एंड -2, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको चार्ज मत काउंट करो। 6 और इधर देखो कितना है, तो बैलेंस हो गया ना। 14 इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन आखिरी में कुछ नहीं छेड़ते हैं। छेड़ना किसको होता है? H+ एंड वाटर। तो अब बताओ, इसका एन फैक्टर निकल जाएगा ना। एन फैक्टर विल बी हाउ मच? तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 6। कोफिशिएंट कितना है? 1। तो डाइक्रोमेट का इतना हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर वेट ऑफ K2Cr2O7 अपॉन एन फैक्टर विच इज 6। अरे कर लोगे ना बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन? बता। बोलो बच्चों। एक देखो, इसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है पंचल ने कि सर आखिर 1 इक्विवेलेंट वेट कौन सा वेट होता है? अब देखो यहां से आप समझ जाओगे हमने क्या डिसाइड किया है। क्या हमने बोला है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट बाई एन फैक्टर। यही आ रहा है ना। और ये एन फैक्टर कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट अमाउंट which transfers 1 mole electron to the respective electrode। देखो 6 मोल इलेक्ट्रॉन करके ये कैपिटल एम यानी मोलर वेट के बराबर हो रहा है रे। 1 मोल है ना ये, तो मोलर वेट।
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो m/6 आ रहा है ना, तो m/6 का मतलब वो क्या है, जब 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो मास आया वही तो है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसी को पहले कैसे समझाया जाता था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट वेट जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, ऐसे बोलते थे। क्यों 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाफ मोल का मतलब 2 मोल H प्लस आयन, अरे सॉरी 1 मोल H प्लस आयन, एंड 1 मोल H प्लस आयन विल कंज्यूम ओनली 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो लेना इलेक्ट्रॉन से है, बट इलेक्ट्रॉन वाली चीजें डायरेक्टली दिखती नहीं है, इसलिए दिखने वाले फॉर्म में ऐसे बताया जाता है कि ऐसा अमाउंट जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम डिस्प्लेस कर सके, वो इक्विवेलेंट वेट होता है किसी भी चीज। बट ट्रू सेंस में कौन सा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट अमाउंट, दैट मास which transfers 1 mole electron during electrolysis। लिख लो ये बात। Equivalent weight of any compound is the mass of the compound, is the mass of the compound which transfers 1 gram, sorry, 1 mole of electron, which transfers 1 mole of electron, 1 mole of electron during electrolysis। समझ गए बच्चों? इसको और अच्छे से क्या लिखोगे, 1 इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड इज दैट मास विच डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये वाला आप अपने एग्जाम में यही वाला डेफिनेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वाला कम समझ में आता है लोगों को, हाँ हाइड्रोजन वाला ही समझ में आता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट मास which displaces 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen। या तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कर दो, या कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से भी तो हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, 32/4 कितना हुआ, अरे यार ऑक्सीजन के केस में हमने देखा था एन फैक्टर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था ना, अरे बच्चों तो उसका मास कितना हुआ, मतलब सॉरी इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, m/4, 32/4 कितना आ गया, हाँ तो विच डिस्प्लेसेस 8 ग्राम ऑफ, ना, तो आप ऑक्सीजन के टर्म में ऐसे, हाइड्रोजन के टर्म में ऐसे डिफाइन कर, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, गॉट इट। अच्छा वो आपको एक चीज और समझ में आएगा, यहाँ पे देखो एक रिलेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से समझ, बोलो इलेक्ट्रोलाइसिस में जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रोड पे भी तो आता है बेटा। अरे यार बेसिकली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुए, तो जितना प्लस इधर आया उतना ही माइनस उधर गया ना, अरे ठीक है, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्जेस तो सेम ही आ रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोल है, जो कि हमने Q/96500 करके लिखा था, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने जब एन फैक्टर डिफाइन किया था तो एन फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितने लोग समझ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई मोल, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, उसका मोल ही तो होता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम इतना लिखते हैं उसी को हम n इंटू एन फैक्टर कर सकते हैं। और बच्चों ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी इसी को बुलाते हैं।
फिर से मैं समझाता हूँ, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, दो टर्मिनोलॉजी, एक तो इक्विवेलेंट वेट था वो हमने सीख लिया, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, किसी का कितना इक्विवेलेंट है, तो वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट अमाउंट, नींद आ रही है तुम्हें? आ रही है, दिख रहा है मन, तुमको भी आ रहा है। वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड इज दैट अमाउंट विच ट्रांसफर्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमने सीखा था मास के टर्म में हमने देखा था। और वन इक्विवेलेंट के टर्म में अगर बोला जाए वन इक्विवेलेंट क्या है, तो आप बोल सकते हो दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच ट्रांसफर्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर बोलूं कि जिसने 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया उसका कितना इक्विवेलेंट हुआ, 5 इक्वल, तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब कितने लोग बोल रहे हो सर वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाओगे चार्ज तो सेम ही रहता है ना, इसीलिए हम बोलते हैं एज पर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस number of equivalents of oxidizing agent must be equal to the number of equivalents of, यहाँ मोल नहीं, यही तो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, यही होता है ना, यही है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल। तो ये आप नोट कर लो, किसी के लिए भी ये वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू एन फैक्टर कांस्टेंट, नोट कर लो ये स्पेशल रिलेशन। और यहां से देखो सारा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सब डिराइव हो जाएगा, दिखाओ कैसे, देखो हमारे पास क्या रिलेशन आया बेटा, यही है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो हमारे पास रिलेशन है Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू व्हाट, मोल विच इज मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ये सुनो जरा मास को एक तरफ करो तो क्या आ गया यहाँ से, Q इंटू मास अपॉन 96500 अपॉन एन फैक्टर, और मास बाई एन फैक्टर क्या होता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, बोलो, तो यहां से मास क्या आ गया Q इंटू ई अपॉन 96500, और यही Z था ना, याद आ रहा है, M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, और जहां पे Z की वैल्यू क्या बोला था, E अपॉन 9, क्लियर। दूसरा चीज मैंने बोला था अगर बेटा Q सेम कर दूं तो M1 बाई M2 E1 बाई E2 हो जाएंगे, यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि M एंड E प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए M1 बाई M2 इज इक्वल, तो फर्स्ट लॉ भी हो गया, सेकंड लॉ भी हो गया, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो क्वेश्चंस कर लोगे इस पे, मुझे कुछ कराने की जरूरत है इलेक्ट्रोलाइसिस पे, कर लोगे ना। कभी कभी देखो जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है ना तो सीधा सीधा ना देके इन्फॉर्मेशन बड़ा वियर्ड सा देता है, ऐसे बोल देगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ और किसी एक जगह पे हम करा रहे हैं तो वहां पे इतना एरिया है मेटल का और उस पे इतना थिकनेस का डिपॉजिट हो गया, तो बताओ अगर उसने एरिया दे दिया मेटल प्लेट का और उस पे बता दिया कितने थिकनेस का डिपॉजिट हुआ, तो एरिया इंटू थिकनेस विल गिव यू द वॉल्यूम। और अगर मान लो उस मेटल का डेंसिटी मालूम हो तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम यूज करके मास निकाल लोगे, मास से मोल निकाल लो और उसके बाद ये इक्विवेलेंट वाला लॉ अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। चलो तो खत्म हो गया बच्चों, क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम आज पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ना चाह रहे हैं, तो हेडिंग डालो, अगले पेज पे छोड़ दो, ये पेज छोड़ दो, नए पेज पे, फ्रेश पेज पे। आज वाला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी इसमें, तो देखना। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अब, कंडक्टिविटी, समझ रहे हो, और ऐसी बहुत सारी और टर्मिनोलॉजी, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो अब आगे लिखते हैं एक एक करके और हम समझते हैं। तो बच्चों कितने टाइप के आप कंडक्टर्स देखे हो,
तो कंडक्टर तो आप बोलोगे सर एक ही टाइप का देखा हमने, मेटालिक कंडक्टर। थोड़ा बहुत और बोल दो तो नॉन मेटल में ग्रेफाइट का भी कंडक्टर आपने, ये चाहे कोई भी कंडक्टर हो, ये सब में कंडक्टिविटी के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है ना। वो चार्ज में मेटल के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारा डिस्कशन अब मेटल के साथ है ही नहीं, हमारा डिस्कशन किसके साथ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कौन ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है करंट को करने के लिए, तो आए हम बिल्कुल। लिखो ये, लिखो इन मेटालिक कंडक्टर, इन मेटालिक कंडक्टर free electron is responsible, free electron is responsible for, in metallic conductor free electron is responsible for, free electron is responsible for what, free electron is responsible for conductance, whereas in electrolytic solution positive and negative ions are responsible for conductance. In electrolytic solution positive and negative ions are responsible for, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, increasing temperature, on increasing temperature what will happen guys, मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टेंस डिक्रीज करता है क्योंकि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ता है, होता है ना। तो लिखो increasing temperature decreases the conductivity of metallic conductors, increasing temperature decreases the conductivity of metallic conductor, whereas electrolytic solution, for electrolytic solution there is increase in conductivity on increasing temperature. हाँ, for electrolytic solution, for electrolytic solution there is increase in conductivity on increasing temperature. ऐसा क्यों होता है बेटा, बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री। मेटल के लिए तो आप सब जानते होगे रीजन ना, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको मालूम है, तो टाउ है, टाउ मालूम है ना, रिलैक्सेशन टाइम, वो डिक्रीज कर जाता है, यही होता है ना। और उसका रिलेशन आपको डायरेक्टली मालूम है, मुझे वहां तक जाने की जरूरत मालूम है ना, डेरिवेशन किया है ना पूरा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिप स्पीड वगैरह का सब सब कर लिया तुमने, बहुत बढ़िया, क्या बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्यों ऐसा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है भाई। हाँ पड़ेगा, क्या हो जाएगा, नहीं वो मान लो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले से ही टूटा हुआ है, तो क्या करें। हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, आयंस जो है ना प्लस और माइनस वो सब बहुत हैवी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का कोई औकात ही नहीं है मास के कंपैरिजन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी यार। एक आप H प्लस आयन ले लो, बहुत छोटा कैटायन, आयन की बात कर रहा हूं, तो H प्लस आयन में प्रोटॉन है ना, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, 31 था ये, इतना है, 1836 टाइम्स हैवियर होता है ये प्रोटॉन। हाइड्रोजन में कहा न्यूट्रॉन होता है, कौन सी दुनिया में हो तुम, यहीं रहते हो, अर्थ पे रहते हो।
क्यों सोच रहे हो? उसमें भी एक नहीं डबल न्यूट्रॉन होता है ट्राइटियम। कुछ सोचा, उसने कुछ नहीं सोचा होगा, बस हाइड्रोजन देख के बोल दिया। उसका दिमाग ना कैसे ही है, जो मन में आया बोल देना। 1836 टाइम्स हैवियर हुआ ना, तब सोचो H प्लस आयन इतना हैवी है तो उसके मोबिलिटी में प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है कि कोई भी कैटायन वाटर के अंदर एक्सेसिवली सॉल्वेटेड होता है, तो उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हीटिंग उसके लिए अच्छी चीज होती है कि उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। लिखो, ड्यू टू the mobility of positive and negative ions increases on due to the mobility of positive and negative ions increases on increasing temperature। हो गया बेटा? लिख लिया तक? अगला पॉइंट आ जाओ, देखते हैं। ये बताओ बच्चों, जैसे आप बोलते हो कि कोई कंडक्टर ज्यादा बढ़िया कंडक्टर है, कोई कंडक्टर थोड़ा कम, वो किस बिहाफ पे? तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे, इसी से ना। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर करंट कैरिंग स्पीशीज है उसके पास, तो आराम से कंडक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो यार। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या वैसे ही हमें नंबर ऑफ आयंस देखना चाहिए, क्योंकि वही तो रिस्पॉन्सिबल है। करंट कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लस एंड माइनस। उनकी डेंसिटी बढ़ा घटा सकते हैं ना हम? हाँ सर, घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे? अरे सर, वाटर डाल दो, 1 मोलर 1 लीटर ले लो KCl, और उसमें 10 लीटर पानी डाल दो, तो सर ये डेंसिटी कम हो जाएगी, ये 0.1 हो जाएगा। अरे 9 लीटर डाल दो यार, 10 लीटर नहीं, 9 और 1 मिलके 10 हो गया। समझ गए? तो ये 0.1 मोलर हो गया KCl। अब इसकी डेंसिटी आयंस की कम हो गई। क्या ऐसा फ्रीडम हमारे पास आयरन रॉड के साथ है कि आयरन रॉड 1 kg का ले लिया, बाहर से 10 लीटर पानी डाल लिया, कुछ नहीं होगा, बाहर से निकल जाएगा? इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, यहाँ डाइल्यूशन कर सकते। फर्क है ना इलेक्ट्रोलाइट में? तो जब आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे तो नेचुरली कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। तो लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution, conductivity of electrolytic solution decreases with what? Dilution, decreases with dilution। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? हाँ, चलो। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दो, लिखो तो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ conductivity for the following electrolytic solution। ठीक है बेटा? मैंने ले लिया है 1 मोलर KCl aqueous solution, 0.1 मोलर KCl aqueous solution, 1 मोलर एसिटिक एसिड aqueous solution, ये तीनों में, और एक चौथा दे दे रहा हूं, 1 मोलर यूरिया। कंपेयर करके बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। करो जल्दी करो।
बोलो बेटा, जल्दी बताओ। बताओ से सबसे ज्यादा इसमें आपको क्या लग रहा है, किसका होगा? 1 मोलर KCl का सबसे ज्यादा होगा। सब एग्री करते हो? क्योंकि सर ये कंसंट्रेशन इसका हाई है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, ये पूरी तरह है। तो ये 1 मोलर K प्लस 1 मोलर Cl माइनस देगा सर, बहुत हो गया आयन की कंसंट्रेशन, तो इसलिए सबसे बेस्ट होगा 1 मोलर K, सबसे अच्छा होगा। फिर 0.1 मोलर KCl आएगा। क्यों नहीं आपने इसको लिया जबकि ये 1 मोलर है? वीक है सर, और हम लोगों ने सीखा था कि जब ये ब्रेक डाउन करता है तो ये 1 मोलर भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -3 के आसपास देता है, और इतना खराब कंसंट्रेशन में तो बहुत पीछे आ जाएगा फिर। 1 मोलर CH3COH, वाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके आयंस कम आने वाले हैं, आप उसको दिखा लेना जरूर सिंबॉलिकली। और यूरिया तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, वाटर तो है ना, एक्वा सॉल्यूशन तो है ना, तो H+OH में अच्छा वाला रेजिस्टेंस देगा, कंडक्टिविटी नहीं क्रिएट करेगा। समझ गए बच्चा? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं अब किस चीज को मेजर करने। हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। हाउ टू मेजर द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना? ठीक है बच्चों? मैं आपको ना एकदम पैरेलल पैरेलल कंपैरिजन करके दिखाता हूं। अब देखो लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में मैं ले रहा हूं मेटेलिक कंडक्टर। ऐसे बनाने से अच्छा है कि मैं सिंपली R1 R2 R3, तो ये सब आपने सीखा होगा ये। क्या बात है, बहुत ये तो बड़ा जल्दी पकड़ लिया यार तुम लोग। R1 R2 R3 R, तो यहाँ पे R1 इंटू R4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है ना R2 इंटू R3, कब? एट नल पॉइंट। बोलो बच्चों, एक ही बात है ना जी, रेशियो इक्वल होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो है इसका डायगोनल वाला प्रोडक्ट बराबर होता है, ये पता होगा ना नल पॉइंट पे। तो ये R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 होता है। तो ये मेथड से हम अगर कोई भी 3 रेजिस्टेंस हमें मालूम हो तो फोर्स हम निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। और एक बार ही मान लो ये रेजिस्टेंस हमें निकालना था, एक बार ही वो रेजिस्टर आ गया, यानी अगर मान लो ये क्वेश्चन मार्क है, तो एक बार ही ये रेजिस्टर आ गया तो हम 1/R करेंगे, तो यही क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस। रुक जाओ यार, पहले खत्म करने दो। एक्सेसिव क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए, क्लास का फ्लो खराब होता है। बोलते चले जा रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो तुम। हाँ, G इज नोन एज कंडक्टेंस ना, 1/R, गॉट इट? वैसे ही बेटा अगर मुझे 1/ρ किसी को बोलते हैं कपा, कपा इज बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी।
What is rho here? Yes, specific resistance और resistivity, यही होता है ना। अच्छा, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? तो आप पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एरिया आपको मालूम हो, इसका लेंथ मालूम हो, तो आपको ये मेरे ख्याल से बहुत प्यार से मालूम होगा बच्चों, मेटालिक कंडक्टर के लिए रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई, बोलो बच्चों, तो क्या इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि 1/r इंटू एल बाई ए की वैल्यू 1/रो होगी? देखो तो मैंने सही लिखा है क्या? क्या ये कुछ और नहीं बल्कि कपा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए? ये नोट कर लो बढ़िया, फटाफट नोट करते चलो। कोई तकलीफ हो तो बताओ, क्या तकलीफ है जी? बोलो। क्या सर? सर 3 बार सर बोल दिया, आगे बोलो। कौन सिग्मा क्या होता है? रो होता है ना जी। अब तुम कोई भी सिंबल ले लो यार, एबीसीडी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं टर्म उसका सही लिखना चाहिए, वैसे रो ही होता है। मेमोरी लॉस हो रहा है तुम्हारा, यू नो अल्जाइमर। ऐसा नहीं है, तुम्हारा ओल्ड एज अभी से स्टार्ट हो गया। इतना भयानक तुमने कमेंट मारा इसके ऊपर। इसने बोला तुम कौन से भी जबान। चलो बच्चों, नोट कर लिया, आगे बढ़े। हाँ, कपा के डबल पी है यार, कपा। कपा ये ग्रीक वर्ड है ना, लैम्डा थीटा बीटा गामा अल्फा, ये सब ये कप्पा और पता नहीं क्या क्या है, सब ग्रीक ग्रीक एंड लैटिन डिक्शनरी से ये सब लिए गए हैं, उनके अल्फाबेट्स हैं ये सब। सही बोल रहा हूँ? ओके बच्चों, सो कप्पा और कप्पा कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर है? तो अब देखो मेथड क्या होता है कि भाई हमें आर निकल गया, मेजर कर लिया, और अगर मुझे मान लो रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी, तो हमें आर अगर मालूम चल गया तो आर मैं यहां रख दूंगा, उसका लेंथ एंड एरिया में, ये तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, यहां रख दूंगा तो रो निकल जाएगा ना, एक ही अननोन है ना बेटा। तो कहने का मतलब आप रेजिस्टेंस मेजर कर लो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज, कहीं से भी यूज कर लो। वो यूज कर, बोलो बच्चों, वो यूज करने के बाद आप उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लो भाई, एक्सप्रेशन में ऐड कर दो, उसका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स भी साथ में देख लो, तो आप वो यूज करोगे तो आपको रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। रेजिस्टिविटी निकल गई तो 1/रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी, तो वो भी निकल जाएगा, यानी कपा भी निकल जाएगा। तो किसी भी मेटलिक कंडक्टर के लिए बड़ी आसान सी चीज होती है ये निकालना, लेकिन आप सोचो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, क्या आपको नहीं लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया? कैसे? क्योंकि सर उनका तो कोई ज्योमेट्री ही नहीं होता है, वो तो लिक्विड सॉल्यूशन है। बोलो। तो उनको ज्योमेट्री देने के लिए हम उनको स्टोर करते हैं अलग अलग कंडक्टिविटी सेल के अंदर, अलग अलग कंडक्टिविटी सेल के अंदर, समझ रहे हो? उनको हम ज्योमेट्री देने के लिए कंडक्टिविटी सेल स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं उनको, ताकि लेंथ मिल सके और एरिया और एक डिफाइंड शेप मिल सके, वरना उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और एल बाई ए ना मालूम है तो हम कुछ नहीं कर सकते रेजिस्टेंस मेजर करने की। हाँ, नॉर्मल कंटेनर जैसे ही, बस क्लोज रहते हैं चारों तरफ से ताकि स्पिल आउट ना हो लिक्विड। वही बनाता हूं मैं, टेंशन मत लो, बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो लिखो ये बात नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी लिखा है लिख लेना, ये सब डायग्राम वगैरह बना लेना।
अच्छा बताओ, किसी जैसे मैं आयरन बोल दूं, आयरन का कोई भी टुकड़ा ले लूं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, क्या खास बात होगी? सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो चाहे छोटा ब्लॉक लो या बड़ा ब्लॉक लो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कंडक्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस बदल सकता है लेंथ एंड एरिया पे। तो इसीलिए हमारा फोकस किस पे है? रेजिस्टिविटी पे है, कंडक्टिविटी पे है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रेजिस्टेंस, वो तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं और उसी से मटेरियल कैरेक्टराइज कर सकते हो, ये मटेरियल ऐसा है, ये मटेरियल ऐसा। समझ गए? तो हमारा फोकस कपा पे है एंड रो पे है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आर। ठीक है, तो लिखो ये बात। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस and calculating conductivity of electrolytic solution specially designed conductivity cell is used. Conductivity cell is used. Specially designed conductivity cell is used. अब देखो वो कैसे डिजाइन होता है। तो बिल्कुल जैसे मान लो एक ग्लास ट्यूब है ना, उनको ये दोनों तरीके से क्लोज होगा, यहाँ इनलेट होगा सॉल्यूशन ताकि आप इसमें पोर कर सको, और यहाँ पे उसका एक अरेंजमेंट होगा कि भरने के बाद उसको क्लोज कर दो। और यहाँ पे उनको एरिया एंड लेंथ देने के लिए यहाँ मेटल प्लेट्स लगे होंगे, जैसे कैपेसिटर वाला अरेंजमेंट यार। और यहाँ से ऐसे वायर निकला होगा। अब इसमें जैसे मान लो तुमने भर दिया क्या चीज, NaCl का सोल्यूशन, तो पूरा पूरा फिल हो गया। तो जो भी करंट वगैरह है वो इन्हीं प्लेट्स के बीच में तो फ्लो कर रहा है बेटा, ऊपर और नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इनके लिए यही जो लेंथ है और जो प्लेट का एरिया है अपना, वही L/A हो जाता है। ये पूरे पूरे सॉल्यूशन का मत देख लेना, जो प्लेट आपने लगाया है उसी के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे, इसके बाहर थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे बोलो। तो इसी प्लेट का एरिया और इन्हीं दो प्लेट के बीच का लेंथ हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। मतलब आप इसको रेजिस्टेंस की तरह से देखना चाहते हो तो बस यही पार्ट रेजिस्टेंस, ऊपर नीचे वाला नहीं, उतना ही रजिस्टर है। समझ गए? तो कंडक्टिव ऐसे भी होते हैं, कंडक्टिविटी सेल ऐसे भी होते हैं, यहां से क्लोज है, ऊपर से छोटे छोटे प्लेट्स लगा दी, ये भी है। बना लो दोनों डायग्राम, डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल। सॉल्यूशन इसी में रख लेंगे पूरा। अच्छा एक बात बताओ, एक कंडक्टिविटी सेल में हम हमारी मर्जी हम जो सॉल्यूशन लेके उसको हम रख सकते हैं। तो यानी कंडक्टिविटी सेल अगर हमने ले लिया तो कितने लोग बोल रहे हो सर उसका L/A ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी? यस और नो? क्योंकि ये तो बदल नहीं रहे हो ना सर, आप तो बस सॉल्यूशन ही डाल रहे हो। तो लेंथ एंड एरिया तो आपका वही का वही है, इसलिए बेटा L/A कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हाँ ये नोट कर लेना। फॉर अ गिवन कंडक्टिविटी सेल द वैल्यू ऑफ L/A इज कांस्टेंट। For a given conductivity cell, the value of L/A is constant, also known as cell constant. Also known as cell constant. For a given conductivity cell, the value of L/A is constant, known as cell constant. नोट कर लिया? हाँ, तो पहला जो हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को मेजर करने के लिए वो हमें कंडक्टिविटी सेल चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर बच्चों हमने डायरेक्ट करंट यूज कर दिया,
डीसी, अगर हमने डायरेक्ट करंट यूज कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे ही आप डायरेक्ट करंट यूज करोगे, मान लो आपको मेजर करना है किस चीज का, मान लो आप चाहते हो कि 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन का आप क्या मेजर करो कि इसका कपा क्या है, रो क्या है, ये आप चाहते हो मेजर करना। तो बच्चों के प्लस यहाँ है, सीएल माइनस यहाँ है। जैसे ही आपने डायरेक्ट करंट लगाया तो कितने लोग बोल रहे हैं सर ये पॉजिटिव वाले की तरफ क्लोराइड चला जाएगा और इलेक्ट्रोलाइसिस होकर ऊपर क्लोरीन निकल जाएगा। अंदर सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज हो गया तो हमें तो 0.1 मोलर का चाहिए था, पता चला उसने कोई और ही दे दिया, तो वो एक रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। इसलिए डीसी करंट नहीं बल्कि एसी करंट यूज करो, ताकि तुरंत तुरंत इसका पोलैरिटी चेंज होता रहे। अभी ये प्लस है फिर ये प्लस हो जाए, ताकि वो जो आयन है वो वाइब्रेट करते ही रह जाए, किसी पे जाके डिपॉजिट ना हो। लिखो AC current is used, alternating current is used जितना करो उतना अच्छा है। नॉर्मली कितना होता है यार घरों वगैरह में जो आता है 50 हर्ट्ज जो होता है ना, उतना काफी है मेरे ख्याल, है ना। नॉर क्या लिखा है मैंने, AC current is used for the measurement of resistance and resistance and resistivity of electrolytic solution. Why not DC, guys? Because DC current will cause electrolysis. प्रॉब्लम हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस से क्यों है? क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बदल जाएगा। Because DC current will cause electrolysis and change the concentration. Because DC current will cause electrolysis and will change the concentration of electrolytes. Okay, got it? अगला क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन करें हम इसी पे बेस। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 0.1 मोलर KCl solution when taken in a conductivity cell gives a resistance of 100 ohm. Gives a resistance of 100 ohm. ब्रैकेट में लिखो conductivity of 0.1 molar KCl is 2 Simon centimeter inverse. अरे बच्चों देखो कंडक्टिविटी का यूनिट देख लो, 1/R/L/A था ना, बोलो जी, अरे बोलो यार। तो R का वैल्यू क्या होता है? ओम होता है। 1/ओम क्या होता है? साइमन। और ये मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो ये साइमन मीटर इनवर्स होता है SI यूनिट। बट कॉमन यूनिट अगर मैं बोलूं तो कॉमन यूनिट में मीटर की जगह सेंटीमीटर है जनरली, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल के डायमेंशन सेंटीमीटर में होता है। तो कॉमन यूनिट में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो मैंने वही यहाँ लिखा हुआ।
यूनिट पे ध्यान रखना, आधा से ज्यादा प्रॉब्लम यूनिट की वजह से ही आ जाएगा, नहीं। नोट कर लिया? हाँ, अब आगे लिखो तो। by using the same conductivity cell, by using the same conductivity cell, 1 molar acetic acid solution, 1 molar acetic acid solution gives a resistance of 500 ohm, gives a resistance of 500 ohm. Then find the specific conductance of 1 molar acetic acid solution. Find specific conductance of 1 molar एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। आप अपने आंसर को कौन से यूनिट में रिपोर्ट करोगे? रिपोर्ट योर आंसर इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जी वेट, आई नीडेड आंसर इन साइमन मीटर इनवर्स आल्सो एंड साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आल्सो। रिपोर्ट योर आंसर इन दीज 2 यूनिट्स। दोनों यूनिट में अपने आंसर निकालना। चलो जल्दी करो। डन। टेंशन हो रही तुमको, फोन किया चलें बेटा, देखें। अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर आपने जब कंडक्टिविटी सेल सेम ही यूज किया है तो L/A का वैल्यू तो दोनों हो जाएगा। तो मैं पहले वाले सोल्यूशन से यानी 0.1 मोलर KCl का कपा वैल्यू कितना था? 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेजिस्टेंस कितना था? 100 ओम। बोलो बच्चों, इन दोनों का यूज करके मैं L/A निकाल लूंगा कैसे? K इज इक्वल टू 1/R L/A। तो L/A की वैल्यू, L/A को बेटा G स्टार बोलते हैं। जी किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस।
ये सेल कांस्टेंट है, जी स्टार भी बोलते हैं। तो ये जो जी स्टार की वैल्यू है, कितने लोग को दिख रहा है? जी स्टार इज कमिंग आउट टू बी कपा इंटू आर। ये सुनो, वैसे आप ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लिख लो, या सेल कांस्टेंट वी हैव गॉट इट। कपा कितना था अभी? 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू रेजिस्टेंस कितना था? बोलो 100। तो 100 ओम और साइमन कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया सेल कांस्टेंट। अब बस सेकंड वाले सोल्यूशन के लिए 1 मोलर एसिटिक एसिड। तो भाई हमें मालूम है कि कपा इज इक्वल टू 1/r L/A। L/A की वैल्यू हमने यूज कर ली, कितनी? वही सेम 200 सेंटीमीटर इनवर्स। 1/r बोले तो 500। कितना आ गया ये? ओम। ओम ऊपर जाएगा तो साइमन हो जाएगा, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कितना आ गया? 200/2/5 कितना? 0.4 ही आ गया। अगर मान लो मीटर इनवर्स में करना हो तो भाई हमें ये मालूम है साइमन अपॉन सेंटीमीटर ही तो है ना, ये 0.4। और ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? ये साइमन है, 5 मत समझ लेना इसको, लगता वैसे ही है। 10⁻⁻2 हुआ ना, तो -2 मीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 40 साइमन पर मीटर हुआ, या फिर 40 साइमन मीटर इनवर्स। उसमें थोड़ा ना नीचे है ना, इस वजह से कुछ लोग ऊपर ही कर देते हैं, सेंटीमीटर मीटर में ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, इनवर्स है, वो नीचे जाएगा, तो वहां से देख। समझ आ गया? ऐसे यूज करना है। गॉट इट? तो आई होप कि आप क्वेश्चंस कर लोगे, कैलकुलेशंस हो जाएंगे। हेडिंग डालो। हाँ, कंडक्टिविटी सेल क्यों नहीं हुआ? वो सेल के जैसे ही तो है ना, स्टोरेज ही तो है। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा है कि बैटरी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो सेल क्यों बोल रहा है? स्टोरेज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ये वर्ड। नहीं, इंटरनल नहीं रेजिस्टेंस होगी, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस होगी। अरे बाबा, ये यहाँ पे सेल की तरह फंक्शनैलिटी नहीं है रे, इलेक्ट्रोलाइट है। ये मैंने केसीएल लिया और कुछ इसके साथ लिया है? नहीं लिया ना, रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ, बैटरी नहीं बना रहा हूँ। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंडक्टिविटी कितना आएगा, बस उसको मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा है क्या बात समझ में? आगे बढ़े, चलो। हाँ, अब हेडिंग डालो। मोलर difference between specific conductance, molar conductance and equivalent conductance. Difference between specific conductance, molar conductance specific conductance, molar conductance and equivalent conductance. है ना? तो क्या है बच्चों, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? तो कपा को बोलते हैं, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं लैम्डा एम से। ध्यान रखना, इसको लैम्डा ही बोलते हैं बेटा। अब तुम बोलोगे से लैम्डा तो ये होता है, ये लैम्डा है, वो भी लैम्डा है, जैसे वही वाली बात हो गई ना, ये भी ए है, ये भी ए। अल्फाबेट्स है ना ये सब, स्मॉल कैपिटल। तो लैम्डा एम इज डिफाइंड एज कपा विच इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलैरिटी। हो गया बेटा। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट।
कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? लैम्डा इक्यू लिखते हैं, इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज कपा डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। अच्छा बताओ नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हैं? मोलैरिटी इनटू, और कपा बाई मोलैरिटी क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर भी आप बोल सकते। समझ में आ गया? इसका यूनिट आ जाओ देखते हैं, यूनिट देखो, इसके यूनिट देखो, यूनिट देखो तो बताओ भाई कपा का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा। और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये साइमन पर, अगर मान लो ऐसा यूनिट की बात करूं, पर मीटर अपॉन मोल पर लीटर, और लीटर ऊपर चला जाएगा। और कितने लोगों को मालूम है कि लीटर का डायमेंशन तो मीटर क्यूब ही होता है, अरे वॉल्यूम का ही तो है, तो ये ऊपर मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो सकता है, ये एसआई यूनिट है। और कॉमन यूनिट में क्या आएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और भी लिख सकते हैं भाई हम, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं हम यूनिट। तो बस मुझे दिखाना था कि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या आएगा यूनिट में? यहाँ पे पर इक्विवेलेंट आ जाता है, बस फर्क और कुछ नहीं होता। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट, यहाँ मोल था ना बेटा, यहाँ देखो मोल था ना, ऐसा ही यूनिट है बेटा, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ये कॉमन यूनिट है। ये, अरे यार ये बस मैं दिखा रहा हूं, तुम कर सकते हो ये सब चीजें। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन effect of dilution on what specific molar and equivalent conductance। क्या होता है भाई? अभी बताया था मैंने, बताओ अगर हम डाइल्यूट करते हैं, ऑन डाइल्यूशन कपा विल, हाँ ऑफ कोर्स डिक्रीज यार। अभी तो हमने सीखा था कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, आयंस कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, ये सब अगर कम हो तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है ना। तो लिखो ऑन डाइल्यूशन कपा डिक्रीजेस। किसके लिए? फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कप्पा डिक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड? ओके। लैम्डा एम की बात करें तो नहीं, नहीं तुम उसको तुम लीनियर मानोगे तब ना घटेगा। मतलब जैसे 2 गुना वो भी घटा और नीचे भी हमने 2 गुना घटा दिया तब। तो बेटा जब डाइल्यूट करते हो तो देखो यहाँ पे लैम्डा मोलर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? कपा डिवाइडेड बाई मोलैरिटी है, नीचे मोलैरिटी है ना, और मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फैक्टर ऊपर चला गया, तो कपा इंटू वॉल्यूम बाई मोल। यहाँ देखो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, बोलो। तो ऑफ कोर्स कपा डिक्रीजेस, बट
इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच डोमिनेंट ओवर दिस। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना और एक रीजनेबल कंसेंट्रेशन से नीचे चला गया, तब ये बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में होता है कि अगर 2 गुना तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो 2 गुना वो कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तक के लिए ठीक है, और वो भी एक रीजनेबल कंसेंट्रेशन से नीचे, अदरवाइज हमेशा और हमेशा क्या होगा, दिस विल इंक्रीज। तो लिखो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, दोनों के लिए बेटा, यहां पे भी फॉर बोथ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबके लिए यही है। फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो तो हो गया, ये खत्म ही है। तो ग्राफ सीखेंगे, क्रॉस टॉस सीखेंगे, खत्म हो गया। चलें स्टार्ट करें, लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो तो। लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of Al2SO4 whole size, resistance of 0.1 molar aqueous solution of Al2SO4 whole size is found to be 100 ohm when taken in is found to be 100 ohm with a cell with a conductivity cell having cell constant 2 सेंटीमीटर इनवर्स। लिख लिया, सारी कहानी दे दी मैंने, रेजिस्टेंस दे दिया, सेल कांस्टेंट दे दिया, देन फाइंड क्या निकालना है आपको। सबसे पहला चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कप्पा निकालिए, दूसरा लैम्डा एम निकालिए, तीसरा प्यारे बच्चों लैम्डा इक्विवेलेंट निकालिए, एंड डेफिनेटली राइट योर यूनिट प्रॉपरली। मेरा आंसर इसमें किसमें चाहिए, तो दोनों में लिखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में भी आंसर करो और साइमन मीटर स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा तुम्हारा दिमाग खोलना है मुझे, पर मोल में यूज। वैसे ही यहाँ पे दोनों यूनिट में पर इक्विवेलेंट में आप आंसर करना। कम ऑन गो अहेड फास्ट, क्विकली क्विकली क्विकली।
चले बेटा डिस्कस किया जाए, बोलिए। आओ चलो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें कि हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है 2Al+3+3SO4 -2 यही है ना बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन में तो नहीं जा रहा है ना ये। तो यहाँ पे वो एन फैक्टर वाला लॉजिक की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नहीं लगाओगे आप। तो बिल्कुल यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो एन फैक्टर है सॉल्ट्स के लिए वो रखते हैं सिंपली टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 Al+3 था, तो एन फैक्टर विल बी 6, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक बस ट्रिक है। और मान लो अगर कभी एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम आयन पूछ दे तो बोलोगे सर फिर ना उसका जो चार्ज है वही हो जाता है। आपको एन फैक्टर ऑफ सल्फेट आयन पूछ दे तो जो उस पर चार्ज है वही हो जाएगा। लेकिन एन फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस पूछते बेटा तो वो 6 होगा। कहने का मतलब नेट चार्ज ऑफ, नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेट नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव दोनों में से कोई भी, पॉजिटिव चार्ज का जो सम है वो देख लो या नेगेटिव का सम है वो देख लो। Got it? That's how we take this. So this idea is derived from electrolytic charges only. उसका उससे कोई लेना देना नहीं है जो हमने एन फैक्टर का रेडॉक्स रिएक्शन के केस में देखा था, उससे कोई लेना देना नहीं। अंडरस्टूड? अगर ये समझ गए तो फिर तब तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो कुछ है ही नहीं। तो बताओ पहले कप्पा कितना निकला बेटा 1/r L/A। 1/r कितना था, r कितना था 100 था और ये 2 था, बोलो तो कितना आएगा साइमन, ये किसमें दिया था यूनिट कितना था, सेंटीमीटर इनवर्स था, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो बेसिकली आप समझ गए 1/50। अब इसको कैसे भी लिख लो, ठीक है। दिस व्हाट वी हैव गॉट। ये तो पहला था। दूसरा मैंने क्या पूछा था बेटा, लैम्डा मोलर निकालो, तो उसमें क्या करोगे आप, कप्पा बाई मोलैरिटी। कप्पा कितना था 1/50 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई ये कितना था मोलैरिटी 0.1 मोल पर लीटर। अब कितने लोग बोल रहे लीटर ऊपर चला जाएगा, तो 1/50 साइमन और ये नीचे 0.1 भी है, तो क्या 5 हो गया क्या ये 0.1 × 50। क्या अब तुम कहाँ रो रहे हो यार, 1/50 है तो 50 नीचे आ जाएगा ना, ऊपर तो अभी हम कर रहे हैं ना, अभी कहाँ यूनिट खत्म किया मैंने, अभी लिख रहा हूँ ना। देखो ये साइमन हो गया बेटा, और उसके बाद देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ लीटर है, यहाँ मोल इनवर्स कर दे रहा हूं और यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स इनटू लीटर। अब कितने लोग बोल रहे हो सर इसको एक यूनिट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और भी मालूम होना चाहिए कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें करना हो तो 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, तो यानी अगर मीटर क्यूब में करेंगे तो हम 10⁻³ आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीटर सेंटीमीटर में 10⁻+3, लीटर एंड मीटर क्यूब में -3। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, इस लीटर को मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलके क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000/5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो हो गया एक यूनिट में। अगर मान लो तुम्हें बेटा किसमें करना होता, लीटर में, सॉरी मीटर स्क्वायर के अंदर, तो आप यहाँ पे 1 लीटर की जगह क्या लिखते 10⁻³ और इस सेंटीमीटर इनवर्स को भी आपको चेंज करना पड़ता। समझ गया ना? तो अब अगला क्या है, अगर मान लो सेंटीमीटर इनवर्स इंटू लीटर को मुझे चेंज करना है, तो मैं पहले तो लीटर की जगह पे क्या
सेंटीमीटर की जगह पे इसको क्या लिखूंगा 1/सेंटीमीटर, है ना। और ये क्या है 10⁻³ मीटर क्यूब। अब बताओ सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 10⁻², तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 1/10⁻² मीटर इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये मीटर से मीटर क्यूब कट करके कितना आएगा मीटर स्क्वायर, और ये कितना आएगा तो -1 का फैक्टर आ जाएगा। यानी अगर इसी को चेंज करोगे तो 10⁻⁻1 बाई 5 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। यूनिट देख लेना, बस समझ में आ रहा है सारा पंगा किसमें है। वो जो लीटर ऊपर जा रहा है वो लीटर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे करना है मीटर की मैंने आपको सिखा दिया, इसी के हिसाब से आप कर लोगे, है ना। तो अब क्या इक्विवेलेंट वेट सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हो जाएगा ना, सिर्फ उसमें किसका फैक्टर आ रहा है बेटा एन फैक्टर का, और जो हमने पहले ही सीख लिया है 6। यहां तक पूरा समझ में आ गया। हाँ चलो, तो मेरे ख्याल से इसी पे अब